क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही दुनिया में रहते हुए भी कुछ लोग पैसे को समझ लेते हैं और कुछ लोग पूरी जिंदगी पैसे से लड़ते ही रह जाते हैं? क्या वजह है कि कुछ लोग ज्यादा कमाकर भी कभी सुरक्षित महसूस नहीं करते और कुछ लोग कम कमाकर भी पैसे के साथ शांति से जीते हैं? अगर पैसा सिर्फ गणित होता तो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग ही सबसे ज्यादा अमीर होते। अगर पैसा सिर्फ मेहनत होता तो सबसे अमीर लोग सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले होते। तो सवाल यह है, क्या पैसा ज्ञान का खेल है या पैसा किस्मत का खेल है? द साइकोलॉजी ऑफ मनी कहती है, पैसा न तो गणित है, न ही IQ का टेस्ट। पैसा एक व्यवहार है, पैसा एक सोच है और पैसा एक मानसिक खेल है। आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं वो है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। ये किताब लिखी गई है मॉर्गन हाउसल द्वारा, एक ऐसे लेखक जिन्होंने ये नहीं बताया कि पैसा कैसे कमाया जाए, बल्कि ये समझाया कि लोग पैसे के साथ वैसा व्यवहार क्यों नहीं करते हैं जैसा उन्हें करना चाहिए। और हां, अगर आप इस किताब को खुद पढ़ना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से आसानी से इस किताब को रीड कर सकते हैं। दोस्तों, इस ऑडियो बुक समरी में हम इस किताब के सभी चैप्टर्स को कहानी, उदाहरण और रियल लाइफ सोच के साथ समझेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अगर आप सच में पैसे को समझना चाहते हैं, पैसे के साथ शांति चाहते हैं और अपनी फाइनेंशियल लाइफ बदलना चाहते हैं तो इस ऑडियो बुक समरी को आखिर तक जरूर सुनिए। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि हमारी हर नई ऑडियो बुक की समरी आप तक पहुंचती रहे। क्योंकि जो बातें आप यहां सुनने वाले हैं वे आपको ये नहीं सिखाएंगी कि एक महीने में अमीर कैसे बने, बल्कि वो आपको सिखाएंगी कि पैसा आपकी जिंदगी का मालिक कैसे ना बने और आप पैसे के मालिक कैसे बने। इस ऑडियो बुक समरी में हम जानेंगे क्यों ज्यादा पैसा ज्यादा खुशी की गारंटी नहीं होता, क्यों पेशेंस वेल्थ बनाने का सबसे बड़ा हथियार है, क्यों रिस्क से डरना नहीं, उसे समझना जरूरी है, और क्यों फाइनेंशियल सक्सेस ज्यादातर लोगों के लिए साइकोलॉजी का खेल है, इंटेलिजेंस का नहीं। ये किताब हमें ये सिखाती है कि पैसा आपके बैंक अकाउंट से पहले आपके दिमाग में बनता है। तो चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं, एक ऐसी यात्रा जहां हम नंबर्स के बारे में नहीं, मानव सोच को समझेंगे। एक ऐसी यात्रा जहां अमीरी का मतलब सिर्फ ज्यादा पैसा नहीं बल्कि फाइनेंशियल पीस होगा। चैप्टर 1, नो वन इज क्रेजी। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि पैसों के मामले में जो लोग गलत फैसले लेते हैं वे लापरवाह हैं या उन्हें पैसे की समझ नहीं है। लेकिन दी साइकोलॉजी ऑफ मनी कहती है कोई भी इंसान पैसे के मामले में पागल नहीं होता। हर इंसान अपने फैसले अपने अनुभवों के आधार पर लेता है और जो अनुभव आपने जिए हैं दुनिया में ठीक वैसे अनुभव किसी और ने नहीं जिए। मान लीजिए दो लोग एक ही शहर में रहते हैं, एक ही उम्र, एक ही सैलरी, फिर भी एक व्यक्ति हर महीने पैसा बचाता है, रिस्क लेने से डरता है और सिक्योरिटी को सबसे ऊपर रखता है, और वही दूसरा व्यक्ति बचत कम करता है, रिस्क लेने से नहीं घबराता और ग्रोथ को सबसे ऊपर रखता है। बाहर से देखने पर आप कह सकते हैं एक सही है और दूसरा गलत, लेकिन किताब कहती है दोनों सही है अपने अपने अनुभवों की दुनिया में। मॉर्गन कहते हैं हम फाइनेंशियल डिसीजंस फैक्ट से नहीं अपनी लाइफ स्टोरी से लेते हैं। जिस इंसान ने महंगाई देखी है, जॉब इनसिक्योरिटी देखी है या परिवार को फाइनेंशियल स्ट्रगल में देखा है, उसके लिए सेफ्टी सबसे जरूरी होगी। और जिस इंसान ने स्टेबल इकोनॉमी देखी है, ग्रोइंग मार्केट्स देखे हैं, उसके लिए रिस्क लेना स्वाभाविक लगेगा। ये डिफरेंस नॉलेज का नहीं है, ये डिफरेंस मेमोरी का है। फाइनेंशियल किताबें हमें बताती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करो, मार्केट गिरता है तो बाय करो, रिस्क लो तभी रिटर्न मिलेगा। लेकिन असली जिंदगी में लोग मार्केट गिरते देख घबरा जाते हैं। क्यों? क्योंकि टेक्स्ट बुक्स इमोशंस नहीं समझते, लेकिन इंसान इमोशन से ही फैसले लेता है। और यही वजह है कि फाइनेंशियल सक्सेस IQ से ज्यादा बिहेवियर पर डिपेंड करती है।
गलती तब नहीं होती जब लोग अलग सोचते हैं, गलती तब होती है जब हम मान लेते हैं मेरी सोच ही सही है और बाकी सब गलत है। यहीं से ईगो आता है, यहीं से ओवर कॉन्फिडेंस आता है और यहीं से बड़े फाइनेंशियल नुकसान शुरू होते हैं। क्योंकि पैसा एक यूनिवर्सल रूल से नहीं चलता, वो ह्यूमन साइकोलॉजी से चलता है। मॉर्गन कहते हैं, ज्यादातर लोग शेयर मार्केट में पैसा इसलिए नहीं खोते क्योंकि उन्हें मैथ्स नहीं आती। वे पैसा इसलिए खोते हैं क्योंकि वे डर जाते हैं, वे लालच में आ जाते हैं, वे दूसरों की कहानी अपनी जिंदगी पर लागू कर देते हैं। वे ये भूल जाते हैं कि हर इंसान की जर्नी अलग होती है। मार्केट रेयरली इरेशनल होता है, लेकिन हम इरेशनल हो जाते हैं। हर इंसान अलग सोचता है क्योंकि उन्होंने अलग जिंदगी जी है। दूसरों के फैसलों को जज करना छोड़िए और अपने फैसलों को दूसरों से कंपेयर करना भी, क्योंकि फाइनेंशियल सक्सेस कोई रेस नहीं है, बल्कि ये एक पर्सनल जर्नी है। चैप्टर 2, लक एंड रिस्क। इंसान सफलता को एक सीधी रेखा में समझना चाहता है। अगर कोई सफल है तो हम कहते हैं उसने सही फैसले लिए, उसने मेहनत की, उसने डिसिप्लिन रखा। और अगर कोई असफल है तो हम कहते हैं उससे गलती हो गई, उसने रिस्क ठीक से नहीं समझा, वो उतना काबिल नहीं था। लेकिन मॉर्गन कहते हैं, सफलता और असफलता दोनों में लक और रिस्क की भूमिका हम जितना स्वीकार करते हैं उससे कहीं ज्यादा होती है। लक कभी स्टेज पर नहीं आता, वो स्पॉटलाइट में नहीं होता। हमें दिखती है मेहनत, कॉन्फिडेंस, स्किल्स, रिजल्ट्स, लेकिन लक बैकग्राउंड में क्वाइटली काम करता है। जब कोई सफल होता है तो हम उसकी स्ट्रैटेजी देखते हैं, लेकिन जब कोई असफल होता है तो हम उसकी गलतियां देखते हैं। लेकिन दोनों ही मामलों में लक और रिस्क चुपचाप मौजूद रहते हैं। बिल गेट्स को दुनिया जीनियस मानती है और इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मॉर्गन कहते हैं, अगर गेट्स 5 साल पहले पैदा होते तो क्या वो वही बिल गेट्स होते? 1968 में जब अधिकतर लोग कंप्यूटर शब्द से भी अनजान थे, गेट्स को कंप्यूटर एक्सेस मिला। उस समय कंप्यूटर एक्सेस दुनिया के बहुत कम लोगों के पास था। ये लक था, लेकिन लक अकेला काफी नहीं था। मेहनत, क्यूरियोसिटी और स्किल ने उस मौके का पूरा इस्तेमाल किया। अब दूसरी तरफ देखिए, कई लोग पूरी ईमानदारी से मेहनत करते हैं, सही सोच रखते हैं, डिसिप्लिन भी रखते हैं, लेकिन फिर भी वे सफल नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि रिस्क हर कहानी का हिस्सा होता है, लेकिन जब कोई हारता है तो हम कहते हैं उसने कुछ गलत किया होगा, और जब कोई जीतता है तो हम रिस्क को कहानी से पूरी तरह निकाल देते हैं। लक आपको ऊपर उठा सकता है, रिस्क आपको नीचे गिरा सकता है। और सबसे अहम बात, आप दोनों को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप कंट्रोल कर सकते हैं अपना बिहेवियर, अपने डिसीजंस, अपनी रिस्क कैपेसिटी, लेकिन आप ये तय नहीं कर सकते मार्केट कब बदलेगा, इकोनॉमी कब पलटेगी, टाइमिंग आपके फेवर में होगी या नहीं। यही कारण है कि फाइनेंशियल प्लानिंग में ह्यूमिलिटी जरूरी है। जब लोग अपनी सक्सेस को पूरी तरह अपनी इंटेलिजेंस का नतीजा मान लेते हैं तो वे रिस्क को इग्नोर करने लगते हैं। वे सोचते हैं कि मैंने एक बार कर लिया, मैं हर बार कर लूंगा। यहीं से ओवर कॉन्फिडेंस जन्म लेता है, और ओवर कॉन्फिडेंस पैसे की दुनिया में सबसे खतरनाक चीज है, क्योंकि मार्केट किसी की इंटेलिजेंस से इंप्रेस्ड नहीं होता। जब आप लक की भूमिका स्वीकार करते हैं तो आप ज्यादा हम्बल हो जाते हैं। दूसरों की सक्सेस से जलते नहीं, आप अपनी फेलियर से टूटते नहीं, आप लॉन्ग टर्म सोचने लगते हैं, क्योंकि आप समझ जाते हैं हर कहानी में कुछ हिस्से हमारे कंट्रोल में होते हैं और कुछ नहीं। और यही समझ फाइनेंशियल पीस की शुरुआत है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें ये नहीं सिखाती कि लक पर भरोसा करो, ये सिखाती है लक को पहचानो और रिस्क का सम्मान करो। क्योंकि जो लोग रिस्क को नजरअंदाज करते हैं उन्हें मार्केट कभी माफ नहीं करता। और यही समझ हमें अगले अध्याय की ओर ले जाती है, जहां हम समझेंगे कि क्यों और ज्यादा अक्सर सबसे बड़ी गलती बन जाता है। चैप्टर 3, नेवर इनफ। इतिहास में बहुत कम लोग ऐसे हुए हैं जिनके पास सब कुछ था, पैसा, इज्जत, शक्ति और सुरक्षा, और फिर भी उन्होंने सब कुछ खो दिया। इसलिए नहीं कि उन्हें और चाहिए था,
बल्कि इसलिए कि उन्हें कभी काफी महसूस ही नहीं हुआ। मॉर्गन कहते हैं पैसे की दुनिया में सबसे खतरनाक शब्द है बस थोड़ा और पैसा, थोड़ा और रिस्क, थोड़ा और रिटर्न, थोड़ा और स्टेटस। समस्या और में नहीं है, समस्या है ये तय न कर पाने में कि कब रुकना है। मॉर्गन बताते हैं जैसे लिवरमोर अपने समय का सबसे बड़ा स्टॉक ट्रेडर था। उसने इतना पैसा कमाया कि आज के समय में अरबों डॉलर के बराबर होता। उसके पास सब कुछ था, लग्जरी, फेम, फाइनेंशियल जीनियस का टैग। लेकिन लिवरमोर कभी सेटिस्फाइड नहीं हुआ। हर जीत के बाद उसे और चाहिए था। हर सही डिसीजन के बाद वो और रिस्क लेने लगा। और फिर एक दिन मार्केट बदली और लिवरमोर सब कुछ खो बैठा। कुछ साल बाद उसने आत्महत्या कर ली। ये कहानी टैलेंट की नहीं है, ये कहानी है लिमिट्स न तय करने की। मॉर्गन कहते हैं वेल्थ का दुश्मन पॉवर्टी नहीं है, वेल्थ का दुश्मन है ग्रीड विदाउट लिमिट्स। जब आप ये तय नहीं करते कि मेरे लिए इनफ क्या है, तो पैसा आपको फ्रीडम नहीं देता, वो आपको खुद का गुलाम बना लेता है। आप रिस्क लेते रहते हैं सिर्फ इसलिए कि आप रुकना नहीं जानते। मॉर्गन बताते हैं इनफ तय करना क्यों जरूरी है, क्योंकि पैसा कभी इमोशनली सेटिस्फाई नहीं करता। अगर आज 10 चाहिए तो कल 20 कम लगेंगे। अगर आज 1 करोड़ काफी है तो कल 2 करोड़ नॉर्मल लगेंगे। ये ह्यूमन नेचर है। फाइनेंशियल सक्सेस का पहला कदम और कमाना नहीं, बल्कि इनफ डिफाइन करना है। इनफ का मतलब रिच होना नहीं है। इनफ का मतलब है जब आप रिस्क लेना चुनते हैं, मजबूरी में नहीं, डर से नहीं, ईगो से नहीं। इनफ का मतलब है आप मार्केट के गुलाम नहीं हैं, आप कंपैरिजन के गुलाम नहीं हैं, आप दूसरों की लाइफ से अपनी लाइफ मेजर नहीं करते। इनफ का मतलब है आप कंट्रोल में हैं। मॉर्गन बताते हैं कि मॉडर्न दुनिया में नेवर इनफ क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि आज हम कंपेयर ज्यादा करते हैं। सोशल मीडिया हमें ये नहीं दिखाता कि लोग कितना खोते हैं, वो सिर्फ दिखाता है कि लोग कितना दिखाते हैं। और जब आप लगातार दूसरों की हाइलाइट्स देखते हैं तो आपका इनफ हर दिन बदलता रहता है। यही रीजन है कि आज लोग ज्यादा कमाकर भी कम सिक्योर महसूस करते हैं। द साइकोलॉजी ऑफ मनी ये नहीं कहती कि एम्बिशन गलत है, ये कहती है एम्बिशन बिना लिमिट्स के सेल्फ डिस्ट्रक्शन बन जाता है। अगर आप ये नहीं जानते कि आपको कब रुकना है, तो मार्केट आपको जरूर रोक देगा। और मार्केट कभी सॉफ्ट नहीं होती। और यही सोच हमें अगले अध्याय की ओर ले जाती है, जहां हम समझेंगे कि क्यों टाइम पैसे से ज्यादा पावरफुल है। चैप्टर 4 कंपाउंडिंग। हम अक्सर वेल्थ को एक तेज दौड़ की तरह देखते हैं। जितनी जल्दी दौड़ो, जितना ज्यादा कमाओ, उतना बेहतर। लेकिन मॉर्गन कहते हैं असली वेल्थ तेजी से नहीं बल्कि समय के साथ बनती है। और इस खेल का सबसे शक्तिशाली हथियार है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का असर शुरुआत में लगभग दिखाई नहीं देता। पहले साल थोड़ा सा बढ़ता है, दूसरे साल थोड़ा और, लेकिन फिर एक समय आता है जब ग्रोथ सीधी रेखा में नहीं बल्कि ऊपर की ओर मुड़ जाती है। और ज्यादातर लोग यही हार मान लेते हैं उस मोड़ से ठीक पहले। क्यों? क्योंकि इंसान धीमी जीत से ऊब जाता है। वॉरेन बफेट को दुनिया का सबसे महान इन्वेस्टर कहा जाता है। लोग सोचते हैं वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंटेलिजेंस की वजह से अमीर बने, लेकिन मॉर्गन कहते हैं बफेट की ज्यादातर वेल्थ उनके जीवन के आखिरी वर्षों में बनी। अगर बफेट 60 साल की उम्र में इन्वेस्टिंग बंद कर देते तो वो बिलियनर नहीं होते। उनकी असली ताकत थी अर्ली स्टार्ट, लगातार इन्वेस्टेड रहना और सबसे ज्यादा समय को काम करने देना। वो जीनियस नहीं था, वो पेशेंस था। मॉर्गन बताते हैं कि कंपाउंडिंग को क्यों समझना मुश्किल है, क्योंकि हमारा दिमाग लिनियर सोचने के लिए बना है। हम सोचते हैं आज जितना मिला कल उससे थोड़ा ज्यादा मिलेगा, लेकिन कंपाउंडिंग इस तरह काम नहीं करता। ये शुरू में स्लो होता है, फिर सडनली पावरफुल। और यही वजह है कि ज्यादातर लोग जल्दी प्रॉफिट चाहते हैं, जल्दी रिजल्ट्स चाहते हैं, जल्दी रिच होना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म गेम छोड़ देते हैं। कंपाउंडिंग का नियम सिंपल है, ये तभी काम करता है जब आप उसे टाइम देते हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं? मार्केट गिरा तो पैनिक हो जाते हैं,
रिटर्न स्लो लगे तो एग्जिट कर देते हैं, दूसरों का हाई रिटर्न देख कंपेयर करना शुरू कर देते हैं और हर बार कंपाउंडिंग टूट जाता है। मॉर्गन कहते हैं वेल्थ डिस्ट्रॉय करने का सबसे आसान तरीका कंपाउंडिंग को बीच में रोक देना है। लोग पूछते हैं मार्केट में इन्वेस्ट करने का सही समय क्या है? मॉर्गन कहते हैं टाइम इन दी मार्केट इज मोर इम्पोर्टेंट देन टाइमिंग दी मार्केट। यानी मार्केट में समय बिताना मार्केट की सही टाइमिंग से अधिक महत्वपूर्ण है। लोग परफेक्ट टाइमिंग ढूंढते ढूंढते ईयर्स गवा देते हैं, जबकि एवरेज डिसीजंस अगर लंबे समय तक चले तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स दे सकते हैं। कंपाउंडिंग सिर्फ वेल्थ का नियम नहीं है, ये काम करता है हैबिट्स में, रिलेशनशिप्स में, लर्निंग में, रेप्यूटेशन में। छोटे छोटे सही कदम अगर लंबे समय तक लिए जाए तो जीवन बदल देते हैं, और छोटे छोटे गलत कदम अगर समय के साथ चलते रहें तो नुकसान भी कंपाउंडेड होता है। और यही समझ हमें अगले अध्याय की ओर ले जाती है, जहां हम जानेंगे कि वेल्थ बनाने में सर्वाइवल रिटर्न से ज्यादा क्यों जरूरी है। चैप्टर 5, गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्थी। दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जिन्होंने पैसा कमाया है, लेकिन दुनिया उन लोगों की कहानियों से भरी पड़ी है जिन्होंने पैसा कमाया और फिर खो दिया। यही फर्क है गेटिंग वेल्दी और स्टेइंग वेल्दी के बीच। मॉर्गन कहते हैं पैसा कमाने के लिए दिमाग और हिम्मत चाहिए, लेकिन पैसा बचाने के लिए संयम और चरित्र चाहिए। अगर अमीर रहना आसान होता तो हम बार बार ये न सुनते, उसने सब कुछ खो दिया, वो कभी बहुत अमीर था, उसने एक गलत फैसला लिया। लॉटरी जीतने वाले, स्टार खिलाड़ी, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स जैसे कई लोग एक फॉर्चून बनाते हैं और कुछ ही सालों में उसे गवा देते हैं। ये इसलिए नहीं होता कि वे मूर्ख होते हैं, ये इसलिए होता है क्योंकि वेल्थ बनाना और वेल्थ संभालना एक जैसा स्किल नहीं है। पैसा कमाने के लिए रिस्क जरूरी होता है, नया बिजनेस, नई इन्वेस्टमेंट, करियर चेंज, अनसर्टेनिटी के साथ चलना। इस फेज में एग्रेशन काम आता है, कॉन्फिडेंस काम आता है। कई बार बिना रिस्क लिए वेल्थ बन ही नहीं सकती। मॉर्गन कहते हैं जो बिहेवियर आपको अमीर बनाता है वही बिहेवियर आपको अमीर नहीं रखता। अमीर बने रहना एक बिल्कुल अलग माइंडसेट मांगता है। यहां लक्ष्य होता है सबसे ज्यादा जीतना नहीं, बल्कि गेम से बाहर न होना। स्टेइंग वेल्दी का मतलब है ऐसे रिस्क से दूर रहना जो आपको पूरी तरह खत्म कर दे, और ऐसे फैसले लेना जिनसे आप अगला मौका भी देख सके। और सबसे जरूरी जिंदा रहना फाइनेंशियली, क्योंकि वेल्थ एक बार की जीत से नहीं बल्कि समय के साथ बार बार सही रहने से बनती है। मॉर्गन कहते हैं सबसे ज्यादा पैसा सबसे ज्यादा रिटर्न से नहीं बनता, बल्कि सबसे ज्यादा समय तक टिके रहने से बनता है। अगर दो लोग हो, एक जो बहुत ज्यादा रिटर्न कमाता है लेकिन एक क्रैश में सब खो देता है, दूसरा जो एवरेज रिटर्न कमाता है लेकिन दशकों तक टिका रहता है, लंबे समय में दूसरा व्यक्ति जीत जाता है। मार्केट में सबसे बड़ा एडवांटेज है अगले राउंड तक पहुंच पाना। जिंदगी में सब कुछ प्लान के हिसाब से नहीं चलता। मार्केट गिरता है, इकोनॉमी बदलती है, हेल्थ इश्यूज आते हैं, पर्सनल इमरजेंसीज होती है। जो लोग सिर्फ बेस्ट केस सिनेरियो सोचते हैं वे फर्स्ट बैड केस में टूट जाते हैं। मॉर्गन कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी बनाओ, थोड़ी एक्स्ट्रा सेविंग्स, थोड़ा कम रिस्क, थोड़ा लोअर लाइफस्टाइल प्रेशर। ये ग्लैमरस नहीं है, लेकिन यही बोरिंग बिहेवियर वेल्थ को बचाता है। बहुत से लोग पैसा नहीं खोते, उनका ईगो पैसा खो देता है। मैं स्मार्ट हूं, मैंने पहले भी किया है, इस बार भी हो जाएगा। यहीं से ओवर कॉन्फिडेंस आता है, रिस्क बढ़ता है, वार्निंग्स इग्नोर होती है, और मार्केट ईगो को कभी माफ नहीं करता। दी साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें ये नहीं सिखाती कि सबसे अमीर बने, ये सिखाती है वेल्थ का असली मकसद शो ऑफ नहीं है। वेल्थ का मकसद है फ्रीडम, कंट्रोल और कंटिन्यूटी। जो व्यक्ति लंबे समय तक सोचता है वही लंबे समय तक टिकता है, और यही समझ हमें अगले अध्याय तक ले जाती है, जहां हम जानेंगे कि क्यों कुछ ही फैसले आपकी पूरी फाइनेंशियल कहानी बदल देते हैं। चैप्टर 6, टेल्स यू विन। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि सफलता का मतलब है हर बार सही होना,
हर इन्वेस्टमेंट जीतनी चाहिए, हर डिसीजन परफेक्ट होना चाहिए, हर कदम पर फायदा दिखना चाहिए। लेकिन मॉर्गन कहते हैं सफलता का मतलब हर बार जीतना नहीं होता। सफलता का मतलब है कुछ ही बार बहुत बड़ा सही होना। मार्केट का ज्यादातर समय कुछ खास नहीं करता, ना बहुत ऊपर ना बहुत नीचे, बस चलता रहता है। लेकिन कभी कभी कुछ रेयर मोमेंट्स आते हैं जिन्हें एक्सट्रीम डेज कहते हैं, और वही दिन पूरी कहानी बदल देते हैं। मॉर्गन इसे टेल्स इवेंट्स कहते हैं। टेल्स वो मोमेंट होते हैं जो बहुत रेयर होते हैं, जिन्हें ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं, जो रिजल्ट्स में डिस्प्रोपोर्शनेट इंपैक्ट डालते हैं। आपकी लाइफ टाइम वेल्थ का एक बड़ा हिस्सा इन कुछ मोमेंट से आता है, बाकी समय बस बैकग्राउंड नॉइज होता है। अगर आप Amazon को देखें तो उसकी लाइफ टाइम सक्सेस हजारों छोटे डिसीजन से नहीं बनी, बल्कि वो बनी अर्ली इंटरनेट ग्रोथ, लॉन्ग टर्म पेशेंस और कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी विनिंग पीरियड से। गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, इन सभी की सक्सेस स्टोरीज में कुछ ही मैसिव विन्स होते हैं जो बाकी सब लॉसेस को कवर कर देते हैं। मॉर्गन कहते हैं आपको हर बार सही होने की जरूरत नहीं, आपको बस उन मोमेंट्स में मौजूद होना है जब हिस्ट्री बनती है। अगर आप गेम में टिके नहीं रहते तो आपको टेल इवेंट्स का फायदा कभी नहीं मिलेगा। जो लोग अर्ली क्विट कर देते हैं, लॉसेस से डरकर बाहर निकल जाते हैं, वॉलेटिलिटी सहन नहीं कर पाते, वे रेयर अपॉर्चुनिटी से पहले ही गेम से बाहर हो जाते हैं। मॉर्गन कहते हैं सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स भी ज्यादातर समय गलत होते हैं। वॉरेन बफेट की भी कई इन्वेस्टमेंट्स फेल हुई हैं। सक्सेसफुल ट्रेडर्स भी अक्सर लॉसेस झेलते हैं, लेकिन फर्क ये है वे लॉसेस एक्सेप्ट करते हैं और विनर्स को टाइम देते हैं। लोग परफेक्ट स्ट्रैटेजी ढूंढते रहते हैं, जीरो लॉस, स्मूथ रिटर्न्स, नो ड्रॉडाउन्स। लेकिन मॉर्गन कहते हैं परफेक्ट स्ट्रैटेजी एग्जिस्ट ही नहीं करती। हर स्ट्रैटेजी में बोर्डम होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, पीरियड्स ऑफ अंडर परफॉर्मेंस होंगे, और जो लोग ये एक्सेप्ट कर लेते हैं वही लॉन्ग टर्म जीतते हैं। टेल्स इवेंट्स को पकड़ने के लिए एक ही स्किल सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है पेशेंस। और पेशेंस का मतलब कुछ न करना भी एक्शन हो सकता है। मार्केट को समय देना, नॉइज इग्नोर करना। ज्यादातर लोग टेल इवेंट से पहले ही एग्जिट कर जाते हैं और फिर कहते हैं मार्केट काम नहीं करता। मार्केट काम करता है, बस सबके लिए नहीं। द साइकोलॉजी ऑफ मनी ये नहीं कहती कि हर दिन स्मार्ट बनो, ये कहती है इतना स्मार्ट बनो कि जब रेयर अपॉर्चुनिटी आए तो तुम गेम में मौजूद रहो। क्योंकि वेल्थ डेली परफेक्शन से नहीं बनती, वो रेयर एक्सलेंस से बनती है। और यही सोच हमें अगले अध्याय की ओर ले जाती है, जहां हम समझेंगे कि फ्रीडम और वेल्थ अक्सर एक ही चीज क्यों होते हैं। चैप्टर 7, फ्रीडम। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पैसा हमें देता है बड़ा घर, महंगी गाड़ी, बेहतर लाइफस्टाइल, लेकिन असल में पैसा चीजें नहीं देता। पैसा देता है आजादी, और यही आजादी वेल्थ का सबसे अंडररेटेड रूप है। फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी खरीद सकते हैं। फ्रीडम का मतलब है आप वो काम कर सकते हैं जो आपको मीनिंगफुल लगता है। आप ना कह सकते हैं जब आप मजबूर नहीं होना चाहते। आप समय को अपने हिसाब से जी सकते हैं। मनी का सबसे बड़ा फायदा लग्जरी नहीं है, कंट्रोल है। मॉर्गन कहते हैं टाइम पर कंट्रोल मॉडर्न लाइफ की सबसे महंगी करेंसी है। अगर आपके पास पैसा है लेकिन समय नहीं और फैसले लेने की आजादी नहीं, तो वो वेल्थ अधूरी है। और वही अगर आपके पास एवरेज इनकम है लेकिन समय पर कंट्रोल और ऑटोनॉमी है, तो वो वेल्थ कहीं ज्यादा मीनिंगफुल है। अक्सर लोग पैसे के पीछे भागते हैं, दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों से आगे दिखने के लिए, दूसरों से वैलिडेट होने के लिए। लेकिन वेल्थ जो दूसरों को इंप्रेस करने में जाती है, वो आपको कभी फ्री नहीं बनाती। आप ज्यादा कमाते जाते हैं और ज्यादा फंसते जाते हैं। जैसे जैसे लाइफस्टाइल बड़ा होता है, वैसे वैसे जिम्मेदारियां और खर्च भी बढ़ते जाते हैं। और जब आमदनी बढ़ती है तो उसके साथ उम्मीदें, दबाव और जिम्मेदारियों का बोझ भी बढ़ जाता है और फ्रीडम धीरे धीरे पीछे छूट जाती है। मॉर्गन कहते हैं फ्रीडम जोड़ने से नहीं, घटाने से आती है। कम एक्सपेंसेस, कम ईगो ड्रिवन गोल्स, कम कंपैरिजन
और कम अननेसेसरी रिस्क। जैसे जैसे आप लाइफ से प्रेशर घटाते हैं वैसे वैसे फ्रीडम बढ़ती है, क्योंकि अगर वेल्थ का गोल फ्रीडम नहीं है तो फिर वेल्थ सिर्फ नंबर्स का खेल रह जाता है और नंबर्स कभी सेटिस्फाई नहीं करते। फ्रीडम ही वह चीज है जो वेल्थ को मीनिंग देती है। दी साइकोलॉजी ऑफ मनी ये नहीं पूछती कि आप कितना कमाते हैं, ये पूछती है आप अपने समय के साथ क्या कर सकते हैं, क्योंकि आखिर में सबसे अमीर इंसान वो नहीं होता जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा हो, बल्कि वो होता है जिसके पास सबसे ज्यादा कंट्रोल हो। और यही समझ हमें अगले अध्याय की ओर ले जाती है, जहां हम जानेंगे कि वेल्थ का सबसे खतरनाक दुश्मन वॉलेटिलिटी क्यों नहीं है। चैप्टर 8, मैन इन द कार पैराडॉक्स। हम अक्सर ये सोचते हैं, अगर मेरे पास अच्छी गाड़ी होगी, अच्छा घर होगा, एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल होगा, तो लोग मुझे रिस्पेक्ट करेंगे, एडमायर करेंगे, नोटिस करेंगे। लेकिन मॉर्गन कहते हैं, लोग गाड़ी में बैठे इंसान को नहीं देखते, वे खुद को उस गाड़ी में बैठा हुआ देखते हैं। और यही है मैन इन द कार पैराडॉक्स। जब आप किसी को महंगी कार चलाते देखते हैं तो आपको क्या लगता है? आप उस इंसान के बारे में नहीं सोचते, आप सोचते हैं कि काश मैं उस जगह पर होता, काश मेरे पास भी ये होता। लोग उस इंसान को एडमायर नहीं करते, वे उस इंसान की लाइफस्टाइल को इमेजिन करते हैं अपने लिए। और यही पैराडॉक्स है, आप अटेंशन पाने के लिए खर्च करते हैं, लेकिन अटेंशन कभी आपको नहीं मिलती, वो आपकी चीजों को मिलती है। किताब यहाँ वेल्थ और स्टेटस के बीच एक साफ फर्क बताती है। स्टेटस वह है जो आप दिखाते हैं और वेल्थ वह है जो आप नहीं दिखाते। महंगी कार और बड़ा घर लोगों की नजर में आपकी पहचान, सफलता, स्थिरता और ऊंचे स्टेटस का प्रतीक माने जाते हैं। लेकिन सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, फाइनेंशियल फ्रीडम ये सब वेल्थ है, और वेल्थ ज्यादातर समय दिखाई नहीं देती। लोग स्टेटस क्यों चेस करते हैं? क्योंकि इंसान सोशल अप्रूवल चाहता है, रिस्पेक्ट, वैलिडेशन, एक्सेप्टेंस। लेकिन मॉर्गन कहते हैं, स्टेटस खरीदने के लिए जो पैसा खर्च होता है वही पैसा वेल्थ बनने से रुक जाता है। आप जितना ज्यादा दिखाने में खर्च करते हैं उतना कम आप फ्यूचर में फ्री हो पाते हैं। स्टेटस की कीमत सिर्फ पैसा नहीं होती, उसकी कीमत होती है स्ट्रेस, प्रेशर, ऑब्लिगेशंस, कंपैरिजन। आप एक लाइफस्टाइल में फंस जाते हैं जिसे मेंटेन करना जरूरी हो जाता है और धीरे धीरे फ्रीडम सैक्रिफाइस हो जाती है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी कहती है, रियल वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी, यानी असल दौलत वही नहीं होती है जो आपको दिखाई देती है, बल्कि वो तो पर्दे के पीछे आपकी सुरक्षा और स्थिरता बनाती है। जो व्यक्ति मॉडेस्ट लाइफस्टाइल जीता है, कम दिखाता है, कम इंप्रेस करता है, वही अक्सर ज्यादा कंट्रोल में होता है। वेल्थ चुपचाप बनती है और स्टेटस शोर मचाता है। इस पैराडॉक्स से बाहर आने का सिर्फ एक रास्ता है, ये समझना कि लोग आपको नहीं देख रहे, वे खुद को कंपेयर कर रहे हैं, खुद को इमेजिन कर रहे हैं, खुद के सपनों को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। जब ये समझ आ जाती है तो अप्रूवल चेसिंग धीरे धीरे खत्म होने लगती है। जब आप स्टेटस छोड़ते हैं तो वेल्थ को स्पेस मिलती है। जब आप इंप्रेस करना छोड़ते हैं तो फ्रीडम बढ़ने लगती है, और जब फ्रीडम बढ़ती है तो पैसा अपने असली काम में लगता है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी ये नहीं कहती कि अच्छी चीजें मत खरीदो, ये कहती है ये समझो कि तुम क्यों खरीद रहे हो। अगर वजह अप्रूवल है तो कीमत फ्रीडम होगी। चैप्टर 9, वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। हम अक्सर वेल्थ को उससे पहचानते हैं जो हमारी आंखों के सामने होता है। महंगी गाड़ियां, बड़े घर, लग्जरी वेकेशंस, ब्रांडेड कपड़े। लेकिन द साइकोलॉजी ऑफ मनी कहती है कि जो दिखता है वो वेल्थ नहीं होता। वेल्थ वो होता है जो दिखता ही नहीं। जब आप किसी को एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल जीते देखते हैं तो आपको क्या लगता है? ये आदमी बहुत अमीर है। लेकिन मॉर्गन पूछते हैं, क्या आपने उसकी सेविंग्स देखी? क्या आपने उसकी इन्वेस्टमेंट्स देखी? क्या आपने उसकी फ्रीडम देखी? नहीं, क्योंकि वेल्थ ज्यादातर समय खर्च नहीं होती, बचाई जाती है, और जो बचाया जाता है वो दिखाई नहीं देता। वेल्थ बनाने का सबसे तेज तरीका खर्च न करना है, लेकिन खर्च ही वो चीज है जो हमें वेल्थ का इल्यूजन देती है।
जब कोई बड़ी कार खरीदता है, लक्जरी घर लेता है, एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल जीता है, तो वो पैसा फ्यूचर वेल्थ बनने से रुक जाता है। स्पेंडिंग दिखता है, सेविंग्स नहीं। जो लोग सच में वेल्दी होते हैं उनमें एक कॉमन ट्रेट होता है, वे एवरेज दिखते हैं। वे जरूरत से ज्यादा नहीं दिखाते, जरूरत से ज्यादा इंप्रेस नहीं करते, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचते हैं, क्योंकि वे जानते हैं हर दिखाया गया पैसा फ्रीडम से दूर ले जाता है। लेकिन ये विचार अनकंफर्टेबल क्यों है? क्योंकि हम वेल्थ को देखना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं, कंपेयर करना चाहते हैं, लेकिन वेल्थ कंपैरिजन के लिए नहीं बनी। वेल्थ ऑप्शंस के लिए बनी है। जॉब छोड़ने का ऑप्शन, रॉन्ग डील को मना करने का ऑप्शन, समय अपने हिसाब से जीने का ऑप्शन, और ऑप्शंस दिखाई नहीं देते। बहुत से लोग रिच दिखते हैं लेकिन रिच नहीं होते, और कुछ लोग रिच नहीं दिखते लेकिन रिच होते हैं। मॉर्गन कहते हैं रिच इज द करंट इनकम, वेल्थ इज द अक्यूमुलेटेड एसेट्स। यानी रिच होना मतलब इस समय ज्यादा कमाई करना, वेल्थ होना मतलब समय के साथ जोड़े गए एसेट्स जो लंबे समय तक आपको सुरक्षित रखते हैं। वेल्थ का असली मकसद इंप्रेस करना नहीं, प्रूव करना नहीं। वेल्थ का मकसद है कंट्रोल और फ्रीडम, और फ्रीडम क्वाइट होती है। इनविजिबल वेल्थ एक दिन में नहीं बनती, ये बनती है लगातार बचत से, बोरिंग इन्वेस्टमेंट से, डिसिप्लिन से और टाइम से। इस प्रोसेस में कोई अपलॉस नहीं मिलता, कोई रिकॉग्निशन नहीं मिलती, लेकिन जो मिलता है वो प्राइसलेस होता है। दी साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें ये नहीं सिखाती कि कम खर्च करो, ये सिखाती है ये समझो कि हर खर्च की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, फ्यूचर फ्रीडम होती है। चैप्टर 10 सेव मनी। जब भी हम सेविंग्स की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग एक ही सवाल पूछते हैं, इस पर कितना रिटर्न मिलेगा? लेकिन द साइकोलॉजी ऑफ मनी कहती है सेविंग्स का सबसे बड़ा फायदा रिटर्न नहीं है, सेविंग्स का सबसे बड़ा फायदा है इंडिपेंडेंस। सेविंग्स का मतलब सिर्फ पैसा जमा करना नहीं है, सेविंग्स का मतलब है फ्यूचर में चॉइसेस होना, मजबूरी में डिसीजन न लेना, पैनिक में कॉम्प्रोमाइज न करना। जब आपके पास सेविंग्स होती है तो आप खराब जॉब छोड़ सकते हैं, गलत डील को मना कर सकते हैं, मुश्किल समय में डर से नहीं समझ से फैसला ले सकते हैं। सेविंग्स आपको ऑप्शंस देती है, और ऑप्शंस ही फ्रीडम है। सेविंग्स क्यों बोरिंग लगती है? क्योंकि सेविंग्स में कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई अपलॉस नहीं होता, और कोई इंस्टेंट रिवॉर्ड भी नहीं होता है। स्पेंडिंग एक्साइटिंग होती है, जबकि सेविंग्स साइलेंट होती है। लेकिन मॉर्गन कहते हैं जो चीज एक्साइटिंग होती है वो अक्सर वेल्थ डिस्ट्रॉय करती है, और जो बोरिंग होती है वही वेल्थ बनाती है। अक्सर लोग कहते हैं अगर रिटर्न अच्छा नहीं है तो सेव क्यों करें? लेकिन ये सवाल गलत जगह से आता है। सेविंग्स का काम आपको रिच बनाना नहीं है, सेविंग्स का काम है आपको मजबूर होने से बचाना। सेविंग्स में रिटर्न बोनस है और इंडिपेंडेंस मेन रिवॉर्ड है। मॉर्गन कहते हैं आप कितना रिटर्न कमाते हैं ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप कितना बचाते हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सेविंग्स रेट आपके कंट्रोल में होती है, मार्केट पर डिपेंड नहीं करती, और लक से प्रभावित भी नहीं होती है। रिटर्न अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन सेविंग्स प्रेडिक्टेबल है। सेविंग्स ये स्वीकार करना है कि फ्यूचर अनसर्टेन है, बैड लक एग्जिस्ट करता है, लाइफ हमेशा प्लान के हिसाब से नहीं चलती। जो लोग सेविंग्स नहीं करते वे अक्सर सोचते हैं सब ठीक रहेगा, लेकिन सेविंग्स करने वाले कहते हैं अगर सब ठीक न रहा तो भी मैं संभाल लूंगा। और यही मैच्योरिटी है। सेविंग्स का सबसे पहला रूप इन्वेस्टमेंट नहीं होता, वो होता है इमरजेंसी फंड। ऐसा पैसा जो मार्केट में नहीं होता, रिस्क में नहीं होता और प्रेशर में नहीं होता। ये पैसा रिटर्न के लिए नहीं होता, ये पैसा आपके भविष्य की सुरक्षा के लिए होता है। हमें अपनी मंथली इनकम या सैलरी का कम से कम 10% हिस्सा जरूर सेव करना चाहिए। ये 10% कोई बर्डन नहीं है, ये एक प्रॉमिस है अपने फ्यूचर से। क्योंकि जब हमारी लाइफ प्लान के हिसाब से नहीं चलती, और वो अक्सर चलती भी नहीं है, तब यही 10% सेविंग्स आपको पैनिक से बचाता है। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड है तो आप अचानक आई प्रॉब्लम में गलत डिसीजन नहीं लेते, जॉब लॉस या मेडिकल इशू में डर से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते,
बल्कि ऐसी सिचुएशंस को आसानी से संभाल पाते हैं। और सबसे जरूरी चीज, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ खड़े रहते हैं। ये पैसा आपको अमीर बनाने के लिए नहीं होता, ये पैसा आपको टूटने से बचाने के लिए होता है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी ये नहीं कहती कि जितना हो सके उतना बचाओ, ये कहती है इतना बचाओ कि तुम्हें डर से फैसले न लेने पड़े। क्योंकि वेल्थ का असली मकसद लग्जरी नहीं है, स्टेटस नहीं है। वेल्थ का मकसद है मेंटल पीस और इंडिपेंडेंस। चैप्टर 11, रीजनेबल वर्सेस रैशनल। हम अक्सर मानते हैं कि पैसों के मामले में सबसे अच्छा इंसान वही होता है जो सबसे ज्यादा रैशनल हो, जो इमोशन से दूर रहे, लॉजिक से फैसले ले, नंबर्स पर भरोसा करे। लेकिन द साइकोलॉजी ऑफ मनी कहती है फाइनेंशियल सक्सेस के लिए रैशनल होना जरूरी नहीं है, रीजनेबल होना ज्यादा जरूरी है। रैशनल इंसान वो होता है जो टेक्स्ट बुक के हिसाब से सबसे सही फैसला लेता है, और रीजनेबल इंसान वो होता है जो ऐसा फैसला लेता है जिसके साथ वो लंबे समय तक शांत रह सके। और पैसों के मामले में शांति सबसे बड़ी ताकत है। फाइनेंशियल थियोरीज ये मानकर चलती है कि इंसान परफेक्टली रैशनल होता है, लेकिन सच्चाई ये है इंसान डरता है, लालच करता है और अनसर्टेनिटी से घबराता है। और जब मार्केट गिरता है तो लॉजिक नहीं, इमोशंस सामने आता है। मॉर्गन कहते हैं अगर कोई स्ट्रैटेजी इमोशनली सहन नहीं हो सकती तो वो प्रैक्टिकली भी फेल हो जाएगी। रीजनेबल डिसीजंस शायद मैथमेटिकली परफेक्ट ना हो, लेकिन वे इमोशनली मैनेजेबल होते हैं, लंबे समय तक फॉलो किए जा सकते हैं और पैनिक से बचाते हैं। उदाहरण के लिए टेक्स्ट बुक कहेगी 100% इक्विटीज लॉन्ग टर्म में बेस्ट है, लेकिन अगर मार्केट गिरने पर आप पैनिक में सेल कर देते हैं तो वो रैशनल स्ट्रैटेजी आपके लिए इरैशनल बन जाती है। रीजनेबल स्ट्रैटेजी वो है जो आप गिरावट में भी छोड़ने न दे। मॉर्गन कहते हैं द बेस्ट फाइनेंशियल प्लान इज द वन दैट लेट्स यू स्लीप एट नाइट। यानी अगर आपकी इन्वेस्टमेंट्स आपकी नींद छीन लेती हैं तो रिटर्न चाहे जितना भी हो वो प्लान सही नहीं है। वेल्थ का मतलब स्ट्रेस बढ़ाना नहीं है, वेल्थ का मतलब आपका पीस बढ़ाना है। जो लोग रीजनेबल होते हैं वे एक्सट्रीम रिस्क नहीं लेते, मार्केट नॉइज से नहीं घबराते, बल्कि लॉन्ग टर्म गेम खेलते हैं। और लॉन्ग टर्म गेम में टिके रहना ही सबसे बड़ा एडवांटेज होता है। कई बार ज्यादा स्मार्ट दिखने की कोशिश सबसे बड़ी गलती बन जाती है, जैसे ओवर ऑप्टिमाइजेशन, ओवर ट्रेडिंग, ओवर कॉन्फिडेंस। लेकिन रीजनेबल लोग चीजों को सिंपल रखते हैं, और सिंपलिसिटी मिस्टेक्स कम करती है, डिसिप्लिन बढ़ाती है और कंसिस्टेंसी लाती है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी ये नहीं सिखाती कि सबसे सही बनो, बल्कि इतने समझदार बनो कि तुम अपने फैसलों पर लंबे समय तक टिक सको। क्योंकि वेल्थ एक मोमेंटरी विक्ट्री नहीं है, वह एक लॉन्ग जर्नी है। चैप्टर 12, सरप्राइज। हम अक्सर मानते हैं कि अगर हम इतिहास को ध्यान से पढ़ लें तो हम भविष्य को समझ सकते हैं। अगर हम पास्ट क्राइसिस को देख लें, पास्ट सक्सेस स्टोरीज को समझ लें, तो हम वही गलतियां दोबारा नहीं करेंगे। लेकिन द साइकोलॉजी ऑफ मनी कहती है कि इतिहास हमें सब कुछ नहीं सिखाता, क्योंकि इतिहास हमेशा अधूरा होता है। इतिहास में हमें ज्यादातर वही कहानियां मिलती हैं जो बच गई सक्सेसफुल कंपनीज, ग्रेट इन्वेस्टर्स, विनिंग स्ट्रैटेजीज। लेकिन जिन लोगों ने वही स्ट्रैटेजी अपनाई, वही रिस्क लिया, वही कॉन्फिडेंस दिखाया और फिर फेल हो गए, उनकी कहानियां अक्सर गायब होती हैं। मॉर्गन कहते हैं हिस्ट्री इज रिटन बाय सर्वाइवर्स, और सर्वाइवर्स की कहानियां हमें ओवर कॉन्फिडेंस सिखा सकती है। जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमें दिखता है Amazon की सक्सेस, एप्पल का कमबैक, बिग इन्वेस्टर्स की वेल्थ, लेकिन हमें नहीं दिखता कि हजारों फेल्ड स्टार्टअप्स, लाखों इन्वेस्टर्स जो मार्केट से बाहर हो गए। वे लोग जिन्होंने सही चीज की लेकिन टाइमिंग उनके खिलाफ रही। हिस्ट्री सिलेक्शन बायस से भरी होती है और फ्यूचर हमेशा सरप्राइज देगा। नई टेक्नोलॉजी, नई क्राइसिस, नई वॉर्स, नई पैंडेमिक्स, जो चीजें पास्ट में कभी नहीं हुई वे फ्यूचर में हो सकती है, और जो चीजें पास्ट में नॉर्मल थी वे फ्यूचर में इररेलेवेंट हो सकती है। इसलिए पास्ट पैटर्न्स हेल्पफुल है,
लेकिन गारंटीड नहीं। जो लोग फ्यूचर प्रेडिक्ट करना चाहते हैं, मार्केट कहाँ जाएगा, इंटरेस्ट रेट्स क्या होंगी, इकोनॉमी कब क्रैश करेगी, वे अक्सर गलती करते हैं क्योंकि वे सरप्राइजेस को इग्नोर करते हैं। सरप्राइजेस डेफिनेशन के हिसाब से प्रेडिक्ट नहीं किए जा सकते और फाइनेंशियल वर्ल्ड सरप्राइजेस से ही चलता है। अगर हिस्ट्री सिखाती है तो वो है ह्यूमिलिटी, यानी ये स्वीकार करना कि हम सब कुछ नहीं जानते, हम फ्यूचर कंट्रोल नहीं कर सकते और अनसर्टेनिटी हमेशा रहेगी। ह्यूमिलिटी का मतलब डरना नहीं है, ह्यूमिलिटी का मतलब है प्रिपेयर रहना। मॉर्गन कहते हैं प्रेडिक्ट करने की कोशिश मत करो, प्रिपेयर करने की कोशिश करो। कैसे? इमरजेंसी फंड्स बनाकर, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखकर, ओवर कॉन्फिडेंस से बचकर, फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखकर। प्रेपरेशन बोरिंग लगती है, लेकिन सरप्राइजेस के समय यही बोरिंग बिहेवियर आपको बचाता है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी ये नहीं कहती कि हिस्ट्री को इग्नोर करो, ये कहती है हिस्ट्री से सीखो, लेकिन उस पर ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो, क्योंकि फ्यूचर पास्ट का कॉपी नहीं होता, वो अक्सर सरप्राइज होता है। चैप्टर 13, रूम फॉर एरर। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि अगर हम सही योजना बना ले तो जिंदगी उसी के हिसाब से चलेगी, इनकम स्टेडी रहेगी, मार्केट नॉर्मल बिहेव करेगा, हेल्थ ठीक रहेगी और डिसीजंस वैसे ही काम करेंगे जैसा हमने सोचा था। लेकिन द साइकोलॉजी ऑफ मनी कहती है जिंदगी परफेक्ट प्लान्स पर नहीं चलती, जिंदगी अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स पर चलती है और इसलिए हर फाइनेंशियल प्लान में रूम फॉर एरर होना जरूरी है। रूम फॉर एरर का मतलब ये नहीं है कि आप गलतियां करें। रूम फॉर एरर का मतलब है अगर कुछ गलत हो जाए तो आप टूटे नहीं, अगर टाइमिंग बिगड़ जाए तो आप गेम से बाहर ना हो, अगर लक आपके फेवर में ना हो तो भी आप सर्वाइव कर सके। गलती की गुंजाइश ही मुश्किल हालात में टिके रहने की आपकी क्षमता तय करती है। कई लोग फाइनेंशियल प्लानिंग ऐसे करते हैं जैसे इनकम पूरी तरह एक्सपेक्टेड है, एक्सपेंसेस पूरी तरह फिक्स्ड है, इन्वेस्टमेंट्स फुल रिस्क पर है। ये प्लान्स पेपर पर बहुत स्मार्ट लगते हैं, लेकिन रियल लाइफ में एक छोटी सी प्रॉब्लम पूरा स्ट्रक्चर गिरा देती है, जैसे जॉब लॉस, मेडिकल इमरजेंसी, मार्केट क्रैश। और क्योंकि कोई मार्जिन नहीं होता इसलिए पैनिक शुरू हो जाता है। मॉर्गन कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी सिर्फ मनी नहीं बचाती, ये आपको काम रहने की ताकत देती है। जब आपके पास एक्स्ट्रा सेविंग्स, फ्लेक्सिबल एक्सपेंसेस और कंजर्वेटिव अजम्पशंस होती हैं, तो आप डर से नहीं, सोच से फैसले लेते हैं। और यही डिफरेंस है गुड डिसीजंस और बैड डिसीजंस के बीच, क्योंकि रूम फॉर एरर आपको टाइम देता है रिकवर करने का, रीथिंक करने का, अडेप्ट करने का। जो लोग इमीडिएटली फोर्स्ड डिसीजंस लेते हैं वे अक्सर वर्स्ट डिसीजंस लेते हैं। रूम फॉर एरर आपको फोर्स्ड होने से बचाता है। बहुत से लोग कंजर्वेटिव प्लानिंग को वीकनेस मानते हैं, लेकिन मॉर्गन कहते हैं कंजर्वेटिज्म इज स्ट्रेंथ बिकॉज इट अलाउज लॉन्जेविटी। लॉन्ग टर्म वेल्थ हेरोइक डिसीजन से नहीं बनती, वो स्टेबल डिसीजन से बनती है। जो व्यक्ति थोड़ा कम रिस्क लेता है, थोड़ा ज्यादा बचाता है, थोड़ा ज्यादा मार्जिन रखता है, वो मार्केट में ज्यादा देर तक टिकता है। रूम फॉर एरर सिर्फ नंबर्स का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये साइकोलॉजी है। जब आप जानते हैं कि अगर कुछ गलत हुआ तो भी मैं संभालूंगा, तो आप पैनिक नहीं करते, नॉइज इग्नोर करते हैं, पेशेंस बनाए रखते हैं। और पेशेंस हर प्रीवियस चैप्टर्स का कॉमन थ्रेड रहा है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी ये नहीं कहती सब कुछ सेफ बना लो, ये कहती है कि इतना सेफ बनाओ कि एक गलती आपकी पूरी जर्नी खत्म न कर दे। क्योंकि वेल्थ एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, वो टर्न से भरी होती है और टर्न्स पर मार्जिन ही आपको बचाता है। चैप्टर 14, हैप्पीनेस। हम पूरी जिंदगी पैसे के पीछे भागते रहते हैं, कभी ज्यादा इनकम के लिए, कभी बेहतर लाइफस्टाइल के लिए, कभी सिक्योरिटी के लिए। और अक्सर हम मान लेते हैं कि थोड़ा और पैसा मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन दी साइकोलॉजी ऑफ मनी कहती है पैसा तब सबसे ज्यादा उपयोगी होता है जब वो हैप्पीनेस बढ़ाए, और सबसे ज्यादा बेकार होता है जब वो हैप्पीनेस कम करे। हैप्पीनेस का मतलब लग्जरी नहीं होता, हैप्पीनेस का मतलब कंपैरिजन जीतना नहीं होता,
हैप्पीनेस का मतलब है शांति से सो पाना, फैसले डर से नहीं लेना, अपने समय पर कंट्रोल रखना और यह महसूस करना कि मैं ठीक हूं। मॉर्गन कहते हैं पैसा हैप्पीनेस खरीद सकता है, लेकिन सिर्फ एक सीमा तक। उसके बाद पैसा सिर्फ प्रेशर खरीदता है। जब तक आप ये तय नहीं करते कि आपके लिए इनफ क्या है, तब तक हैप्पीनेस स्थिर नहीं होती। क्योंकि डिजायर्स इनफिनिट है, कंपैरिजन एंडलेस है और मनी लिमिटलेस चेज बन सकता है। लेकिन जिस दिन आप कह पाते हैं ये मेरे लिए काफी है, उसी दिन वेल्थ कंट्रोल देती है और हैप्पीनेस शुरू होती है। कई लोग पैसा कमाने में तो जीत जाते हैं, लेकिन हैप्पीनेस में हार जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना लाइफस्टाइल ही ऐसा बना लिया जिससे पीछे हटना मुश्किल है। उन्होंने अप्रूवल को गोल बना लिया और फ्रीडम को सैक्रिफाइस कर दिया। मॉर्गन कहते हैं वेल्थ का मकसद इंप्रेस करना नहीं होना चाहिए। वेल्थ का मकसद लाइफ को आसान बनाना होना चाहिए। दी साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें कोई फॉर्मूला नहीं देती, कोई गेट रिच फास्ट प्रॉमिस नहीं देती। वो बस इतना कहती है पैसे का सबसे अच्छा उपयोग एक अच्छी जिंदगी जीने में होता है। ऐसी जिंदगी जहां आप पैनिक में फैसले न ले, दूसरों से रेस ना करें, फ्यूचर से डरे नहीं और प्रेजेंट में जी सके। हैप्पीनेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक बाय प्रोडक्ट है सही एक्सपेक्टेशंस का, सही बिहेवियर का और पैसे के साथ सही रिलेशनशिप का। अगर पैसा आपको शांति देता है, आजादी देता है, ऑप्शंस देता है, तो आप सही रास्ते पर हैं। वरना आपको अपने रास्ते बदलने की जरूरत है। चैप्टर 15 सैड बिल्स। पैसा अक्सर हमें नंबर्स की तरह दिखता है, इनकम, एक्सपेंसेस, सेविंग्स, रिटर्न्स। लेकिन द साइकोलॉजी ऑफ मनी कहती है कि पैसे के पीछे अक्सर कोई कहानी होती है और कई बार वो कहानी दुख से भरी होती है। सैड बिल्स का मतलब गरीबी नहीं है। सैड बिल्स का मतलब है मेडिकल बिल्स, एक्सीडेंट एक्सपेंसेस, सडन इमरजेंसीज, लॉस से जुड़े खर्च। ऐसे खर्च जो आप खुशी से नहीं करते, चॉइस से नहीं करते और आप अवॉइड भी नहीं कर सकते। ये वे पैसे होते हैं जो आपको ये याद दिलाते हैं कि जिंदगी हमेशा हमारे कंट्रोल में नहीं होती। मॉर्गन कहते हैं कुछ खर्च फाइनेंशियल नहीं होते, वे इमोशनल होते हैं। जब कोई अपने बच्चे की मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए खर्च करता है, किसी लॉस के बाद बिल्स भरता है या किसी मजबूरी में लोन लेता है, तो वो सिर्फ पैसा नहीं दे रहा होता, वो इमोशन झेल रहा होता है। और यही रीजन है कि पैसे से जुड़ी यादें इतनी स्ट्रॉन्ग होती है। बहुत से लोग पैसे के मामले में इरेशनल लगते हैं। वे ज्यादा कॉन्जर्वेटिव हो जाते हैं, रिस्क से बहुत डरते हैं या अचानक इमोशनल डिसीजंस लेते हैं। मॉर्गन कहते हैं अगर आपने पेन देखा है तो आपकी मनी साइकोलॉजी बदल जाती है। सैड बिल्स लोगों को रिस्क अवर्स बना देते हैं और ये वीकनेस नहीं है, ये सेल्फ प्रोटेक्शन है। फाइनेंशियल एडवाइस अक्सर कोल्ड होती है, जैसे ये करो, वो मत करो, इतना इन्वेस्ट करो। लेकिन हर फाइनेंशियल डिसीजन एक इंसान लेता है जिसके पास इमोशंस, फियर्स और मेमोरीज होती है। आप किसी को जज नहीं कर सकते बिना ये जाने कि उसने क्या झेला है। सेविंग्स और मार्जिन ऑफ सेफ्टी इसलिए जरूरी नहीं है कि मार्केट अपॉर्चुनिटी मिस ना हो, वे इसलिए जरूरी है कि जब लाइफ अनएक्सपेक्टेड दर्द दे तो पैसा उस दर्द को और गहरा न बनाए। इमरजेंसी फंड सिर्फ एक फाइनेंशियल टूल नहीं है, वो इमोशनल शील्ड की तरह है जो आपकी मुश्किल समय में मदद करता है। मॉर्गन कहते हैं मनी इज शॉक अब्जॉर्बर, यानी जब जिंदगी झटका देती है तो पैसा उस झटके को सॉफ्ट बना सकता है। पैसा पेन खत्म नहीं करता, लेकिन वो पेन को मैनेजेबल बना देता है और यही उसका सबसे बड़ा ह्यूमन यूज है। ये अध्याय आपको स्मार्ट इन्वेस्टर नहीं बनाता, बल्कि ये समझता है कि हर फाइनेंशियल बिहेवियर के पीछे कोई ना कोई कहानी होती है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी ये नहीं कहती कि पैसे से दर्द मिटा दो, ये कहती है पैसे का इस्तेमाल ऐसा करो कि जब दर्द आए तो हालात और खराब न हो। क्योंकि जिंदगी हमेशा फेयर नहीं होती, लेकिन सही फाइनेंशियल बिहेवियर हमें फ्रेजाइल होने से बचा सकता है। सैड बिल्स हमें ये याद दिलाते हैं कि पैसा जीवन का मकसद नहीं है, पैसा जीवन को संभालने का साधन है और शायद पैसे की सबसे अच्छी परिभाषा यही है।
अगर आपने इस ऑडियो बुक समरी को यहाँ तक ध्यान से सुना है तो बधाई हो, आप उन चुनिंदा लोगों में से हैं जो पैसों को हल्के में नहीं लेते और सच में ये समझना चाहते हैं कि पैसा कैसे काम करता है। ये किताब पैसे के बारे में नहीं है, बल्कि पैसों के मनोविज्ञान के बारे में है। आप कितना कमाते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप पैसा मिलने के बाद कैसा व्यवहार करते हैं ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि पैसा आपको नहीं बदलता, पैसा आपको दिखाता है कि आप असल में कौन हैं। अगर आपके अंदर डर है तो पैसा उसे बड़ा कर देता है, अगर आपके अंदर लालच है तो पैसा उसे एक्सपोज कर देता है, और अगर आपके अंदर पेशेंस है तो पैसा उसे रिवॉर्ड करता है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी कोई यूनिवर्सल फॉर्मूला नहीं देती, क्योंकि हर इंसान अलग है, उनका जीवन अलग है, हर किसी का रिस्क टॉलरेंस अलग है। जो स्ट्रैटेजी एक इंसान के लिए परफेक्ट है, वही स्ट्रैटेजी दूसरे इंसान को डिस्ट्रॉय कर सकती है। मॉर्गन इस बात को बार बार दोहराते हैं कि सबसे अच्छी फाइनेंशियल प्लान वही है जिसे आप लंबे समय तक फॉलो कर सके। ये किताब आपको हीरो नहीं बनाती, ये आपको काम बनाती है, थॉटफुल बनाती है, ग्राउंडेड बनाती है, और शायद यही रीजन है कि ये किताब इतनी पावरफुल है। अगर इस पूरी किताब को एक लाइन में कहा जाए तो वो होगी, पैसा सही हाथों में एक टूल है और गलत हाथों में एक स्ट्रेस मशीन। और सही हाथ वो होते हैं जो पेशेंस, ह्यूमिलिटी और सेल्फ अवेयरनेस से जुड़े होते हैं। पैसा जिंदगी का मकसद नहीं है, पैसा जिंदगी को संभालने का साधन है, और जो ये समझ गया वो शायद पहले से ही अमीर है। उम्मीद है ये ऑडियो बुक समरी आपको पसंद आई होगी। इस किताब का कौन सा चैप्टर आपको सबसे ज्यादा पसंद आया, हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और बेहतरीन ऑडियो बुक समरी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।